रात के 11:30 बज चुके थे। निखिल रोज की तरह अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। 2-4 ज़ॉम्बीज़ को मारे बिना निखिल को नींद नहीं आती। कमरे की सभी लाइट्स बंद थी। लैपटॉप की चलती हुई स्क्रीन से ही कमरे में थोड़ी रोशनी सी थी। यहाँ निखिल के साथ उसका रूममेट और जिगरी दोस्त देव भी था, जो सोया हुआ था। देव आज ऑफिस में रिजाइन देकर आया था। देव एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर है। वो क्लाइंट्स के ब्रीफ पर एड लिखता है। देव को अपना काम पसंद है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके लिखे सभी एड्स या तो क्लाइंट या फिर देव की बॉस तारा ने रिजेक्ट कर दिए। देव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन आज सुबह जो ऑफिस में हुआ वो भी देव की सोच और समझ से परे ही था। तारा ने देव को अपने कैबिन में बुलाया था। जब वो कैबिन में पहुंचा तो तारा ने उसे बैठने के लिए कहा। फिर करीब आकर वो धीरे से बोली, देव, मेरे सीने पर एक बोझ है जिसे आज मैं बिना किसी डर के उतार देना चाहती हूँ। तारा ने जो कहा वो देव के जरा भी पल्ले नहीं पड़ा। वो झिझकते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। जो बात है आप साफ कहिए ना। ये सुनते ही तारा ने अपने कैबिन में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई और देव के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रख दिया। देव ने कागज का वो टुकड़ा खोल कर देखा। उस पर लिखा था, वो आवाज चाहती है कि तुम ये शहर छोड़ दो। देव को वो कागज देकर तारा ने राहत की सांस ली और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। देव ने कागज पर लिखे मैसेज को फिर से पढ़ा और तारा को हैरानी से देखते हुए बोला, ये सब क्या है? ये कौन सी आवाजें हैं जो चाहती है कि मैं शहर छोड़ दूं? इस पर तारा ने कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो कोई इंसान नहीं है, बस एक आवाज है, बस एक आवाज। तारा ने घबराते हुए कहा। तारा की बात सुनकर देव कुछ देर तक खामोश रहा, फिर अचानक ही मुस्कुराने लगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तारा ने हैरानी से पूछा। तभी देव ने कागज का वो टुकड़ा टेबल पर रखते हुए कहा, आप मेरे साथ प्रैंक कर रही हैं ना? कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज आप मेरे साथ ये प्रैंक कर रही हैं, है ना? जैसे लास्ट ईयर आपने विवेक के बर्थडे पर किया था। खुद भूत बनकर उसे डरा दिया था आपने, और आज इस कागज पर ये सब लिखकर मुझे डराना चाहती हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मैं किसी से नहीं डरता। देव, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही। आई एम सीरियस। तारा ने एकदम सीरियस टोन में कहा। फिर वो आगे बोली, ये सब कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ था। एक सुबह मैं उठी और मुझे एक औरत की आवाज आने लगी। मैं हर वक्त उसे अपने आसपास फील कर सकती हूँ। उसी के कहने पर मैंने तुम्हारे लिखे सभी एड्स को रिजेक्ट किया। वो चाहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप कुछ भी कहेंगी और मैं मान लूंगा, देव थपक से बोला। तभी तारा ने गुस्से में कहा, तुम्हें मानना पड़ेगा। सुना तुमने? मानना पड़ेगा तुम्हें। इतना कहकर तारा ने खुद को शांत किया और फिर भर आए गले से बोली, उसने मुझे धमकी दी है देव। वो मेरी बेटी को। कहते हुए तारा की आंखों में आंसू उतर आए थे। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? देव ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब तुमसे कैसे कहूँ। ये बात ही इतनी अजीब है कि कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ देव, मेरा यकीन करो। तारा की ये हालत देखकर देव को उस पर यकीन आ गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये कौन औरत है जो चाहती है कि वो ये शहर छोड़ दे, और क्यों। तारा ने खुद को संभाला और देव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि बार बार रिजेक्ट होने के बाद तुम खुद से ही रिजाइन कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम प्लीज रिजाइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। अगर आज तुम नहीं गए ना तो वो आवाज, वो औरत, वो जो भी है, वो मेरी बेटी को वो कुछ भी कर सकती है देव। देव ने तारा पर यकीन कर लिया था। फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन किया और तारा को लेटर देकर बोला, उस आवाज ने कुछ तो कहा होगा, कुछ ऐसा जिससे मैं समझ सकूं कि वो कौन है और आखिर मुझसे क्या चाहती है। तारा ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जो देव के मतलब का हो। कुछ देर बाद बिना कुछ कहे देव उठा और कैबिन से जाने लगा। तभी तारा को कुछ याद आया और वो झट से बोली, देव,
याद आया, उसने उसने एक बार कहा था कि तुम्हारी हवेली को तुम्हारा इंतजार है। हवेली को? हवेली? लेकिन मेरी तो कोई हवेली नहीं है, देव ने हैरानी से कहा था। इधर अंधेरे कमरे में निखिल अभी भी ज़ोंबीज पर अटैक कर रहा था और देव सोया हुआ था, लेकिन चैन से नहीं। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और चेहरे पर बेचैनी थी। लग रहा था जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। फिर अचानक ही कुछ अजीब सा हुआ। जो चादर देव ने ओढ़ रखी थी वो खुद ब खुद खिंचने लगी। वहां कोई था जो चादर खींच रहा था। गेम खेलते हुए निखिल को भी लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। निखिल ने फौरन देव के पलंग की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल ने राहत की सांस ली और फिर से अपने गेम में लग गया। फिर कुछ देर बाद एक और अजीब सी चीज हुई। देव के पैरों पर पड़ी हुई चादर अचानक से हवा में लहरने लगी। तभी देव की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। चादर सीधे आकर देव के ऊपर गिरी। निखिल को फिर लगा कि कमरे में कुछ तो है। उसने फौरन लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, निखिल जोर से चीखा, भूत! भूत! बचाओ! भूत! निखिल की चीखें सुनकर देव ने चादर हटाई और तेज आवाज में बोला, अरे मैं हूं देव। देव को देखकर निखिल की जान में जान आई। उसने खुद को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओह तू है? मुझे लगा कोई भूत भाई साहब है, लेकिन तू अभी तो सोया हुआ था ना, फिर अचानक से ऐसे उठकर। अपनी बात को पूरी करने से पहले ही निखिल रुक गया। वो देव के पास आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिर से वही बुरा ख्वाब देखा? हाँ यार, फिर से वही ख्वाब, वही हवेली, वही लोग, वही मौत का तांडव। यार पता नहीं ये ख्वाब कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अगर तेरा ख्वाब किसी दिन सच हो गया तो? देख, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो दादी कहा करती थी कि बार बार आने वाले ख्वाब सच होते हैं, निखिल ने कहा। ये सुनकर देव हर बात की तरह चिढ़ते हुए बोला, ये तू बार बार ये क्यों बोलता है? मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। ये बस एक बुरा ख्वाब है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ये बस एक बुरा ख्वाब है, लेकिन आज जो ऑफिस में हुआ, तेरी बॉस तारा ने आज तुझसे जो भी कहा उस आवाज के बारे में, उसका क्या? तारा झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? निखिल के सवाल पर देव कुछ देर खामोश ही रहा। उसने टेबल से अपनी पानी की बोतल उठाई और पानी पीकर बोला, तारा झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन भी तो हो सकती है। क्या पता तारा मुझे जॉब से निकालना चाहती हो और इसलिए उसने अपने मन में एक भूत का कैरेक्टर गढ़ लिया, जिसके कहने पर मेरे लिखे सारे एड्स रिजेक्ट कर दिए ताकि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 2 साल से पहले वो मुझे जॉब से निकाल सकती है। और देख मैंने आज खुद ही रिजाइन किया। तो तू कह रहा है कि तारा को साइकोलॉजिकल इशू है, पर वो हवेली वाली बात वो उसने क्यों कही? तेरी तो कोई हवेली नहीं है, लेकिन तुझे बार बार एक हवेली का सपना जरूर आता है। तारा को तेरे इस सपने के बारे में नहीं पता, फिर उसने हवेली का जिक्र क्यों किया? देव के हाथ से पानी की बोतल लेते हुए निखिल ने पूछा। निखिल ने जो कहा वो सुनकर देव का सर ही घूम गया। उसे याद आया कि कुछ वक्त पहले ही अपने इस सपने के बारे में उसने तारा को बताया था। मतलब तारा ने आज ऑफिस में जो भी कहा वो सब झूठ था और उसने प्लान बनाकर मुझे जॉब से निकाला है, देव ने मन ही मन खुद से कहा। जब देव ने निखिल को यह बताया कि उसे भी यकीन आ गया कि तारा ने एक झूठी कहानी बनाकर देव को जॉब से निकाला है। देव दुखी भी था और उसे तारा पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को समझा लिया कि जो हुआ सही हुआ। वैसे भी देव पिछले कुछ वक्त से लंबी छुट्टी पर जाने की सोच रहा था। अब वो बिना किसी परेशानी के ऐसा कर सकता था। रात के 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। देव वापस लेट गया और निखिल से बोला, अच्छा सुन, अगर अंजलि केक लेकर आए तो मुझे जगा देना। जो हुकुम बर्थडे बॉय। निखिल ने कमरे की लाइट्स ऑफ करते हुए कहा और फिर से ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगा। देव ने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसने हैरानी से आंखें खोली और गौर से कमरे की छत को देखने लगा। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरे की छत पर एक साया था, एक औरत का साया।
8. कमरे के छत पर देव को जैसे ही एक औरत का साया दिखा, उसने फौरन ही आंखें बंद कर ली और चादर से अपना चेहरा ढक लिया। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने निखिल को आवाज दी, लेकिन निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल के कान पर हेडफोन लगा था, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि निखिल को बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देव वैसे तो भूत प्रेत में नहीं मानता, लेकिन उसे डर तो लगता है। डर किसी के लौट आने का, डर बचपन की एक याद का, डर उस चुड़ैल का, उसी बुरी आत्मा का जिसने पूरे यकीन के साथ देव की मां कल्याणी से कहा था, कल्याणी, मैं आऊंगी, वापस आऊंगी, मैं ले जाऊंगी तेरे देव को अपने साथ, अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए। और जब ऐसा होगा तब ना तो तू कुछ कर पाएगी और ना तेरा ये पुजारी बाबा कुछ कर पाएगा। उस चुड़ैल के ऐसा कहते ही कल्याणी ने 10 बरस के देव को अपने पीछे छुपा लिया। तभी पुजारी बाबा ने अपने हथेली में गंगा जल लिया और हवा में लटकती हुई उस बुरी आत्मा से बोले, तू आएगी वापस, मैं भी देखता हूं मेरे मंत्रों के पाश में सदा के लिए कैद होने के बाद कैसे आएगी तू। ये सुनकर वो चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी पुजारी बाबा के सीने में एक तीर के जैसे लगी। उन्होंने फौरन ही एक मंत्र पढ़ा और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया, लेकिन इसका उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो और जोर जोर से हंसने लगी। पुजारी बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि उनका इतना शक्तिशाली मंत्र काम क्यों नहीं किया, कि तभी अपनी मां के पीछे खड़े देव की नजर उस चुड़ैल की दाहिनी बाह पर पड़ी। उसकी बाह पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था देव ये पढ़ पाता उससे पहले ही पुजारी बाबा ने अपने पोटली से भस्म निकाली और एक मंत्र पढ़कर उस भस्म को उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया। और इस बार उस चुड़ैल पर असर हुआ। वो एकदम से चीखने लगी और अगले ही पल वो गायब हो गई। वो कौन थी, कहां से आई थी और अचानक से गायब कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। 10 बरस का देव जो मां के पीछे छिपा हुआ था, चुड़ैल के गायब होते ही उसने मां से पूछा, माँ, वो अब वापस तो नहीं आएगी ना? मुझे उससे डर लगता है। डरते नहीं देव, मैं हूं ना, और अब वो वापस नहीं आएगी। कल्याणी ने पूरे यकीन से कहा। तभी पुजारी बाबा ने बिना देर किए मंत्रों की शक्ति से एक रक्षा कवच सिद्ध किया और देव के गले में पहना दिया। लाल धागे से बने उस रक्षा कवच में एक रुद्राक्ष भी था। रुद्राक्ष देखकर देव खुश हो गया और दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया। देव के जाते ही पुजारी बाबा कल्याणी से बोले, बड़ी बहू, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बहुत शक्तिशाली थी। वो मेरे मंत्रों से कैद नहीं हुई, बल्कि अपनी मर्जी से गई है और मुझे डर है कि वो लौटकर जरूर आएगी। लौट कर आएगी? मतलब मेरे देव को अभी भी खतरा है बाबा? कल्याणी ने घबराते हुए बाबा से कहा, नहीं बड़ी बहू, जब तक देव के गले में वो रक्षा कवच है तब तक उसे कोई खतरा नहीं है। वो चुड़ैल अब देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, देव के गले से वो रक्षा कवच कभी नहीं उतरना चाहिए। अतीत की वो याद जिस पर देव ने इतने सालों से पर्दा डाला हुआ था, वो याद फिर से उसकी आंखों में उतर आई। कमरे की छत पर एक औरत का साया देखते ही उसे वो चुड़ैल फिर से याद आ गई थी, जो 10 बरस के उस देव को ले जाने आई थी। अचानक ही देव का हाथ अपने गले पर गया। मर गए, मर गए। देव के मुंह से यही शब्द निकले, क्योंकि पुजारी बाबा का दिया रक्षा कवच देव के गले में नहीं था। कुछ देर बाद बड़ी हिम्मत करके देव अपने चेहरे से चादर हटाता है और उसके कमरे के छत को देखता है। इस बार उसे वहां कोई साया नहीं दिखा। देव ने राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसके मन का वहम था, लेकिन उसका यह यकीन अगले ही पल टूट भी गया। देव को लगा कि उसके पलंग के सिरहाने पर कोई बैठा है। उसने फौरन ही निखिल की तरफ देखा। वो अभी भी गेम खेल रहा था। देव ने फिर निखिल को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना।
तभी देव को लगा कि किसी ने उसके गर्दन पर अपना हाथ रखा। देव फौरन ही उठकर बैठ गया। कौन है? कौन है यहाँ? देव ने तेज आवाज में कहा, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला था। देव को समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। वो फिर जोर से बोला, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर आई ही नहीं। देव और ज्यादा डर गया। कमरे में कुछ तो ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। तभी वो पलंग से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाया। देव ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? और ये निखिल मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। निखिल, निखिल! देव ने फिर निखिल को आवाज दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक ही देव को ठंड लगने लगी। उसका पूरा बदन कांपने लगा और उसने फील किया कि कमरे में अचानक से सब कुछ शांत हो गया है। कहीं कोई आवाज नहीं थी। ये एक अजीब किस्म की खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसके पीछे से एक भयानक शोर दस्तक देता है। देव ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। तभी उसके गर्दन पर फिर से एक हाथ आया और उस हाथ ने देव की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे! देव ने अपने दबे हुए गले से घबराते हुए कहा। इस बार वो अपनी आवाज सुन पाया। देव ने फौरन ही निखिल को आवाज दी, लेकिन निखिल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान ज़ॉम्बिस को मारने पर था। कुछ देर की मशक्कत के बाद उस हाथ के चंगुल से देव ने खुद को छुड़ा लिया और वो अपने पलंग से उतरकर भागा। सबसे पहले देव ने लाइट्स ऑन की, अपने पलंग को देखा। वहां कोई नहीं था। फौरन ही देव निखिल की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसने जो देखा वो देखकर देव की सांसें अटक गई। निखिल का कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा था और कुर्सी पर बस उसका धड़ था। अपने दोस्त का कटा हुआ सर देखकर देव कुछ देर तो सदमे में ही खड़ा रहा। फिर अचानक से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चीखते हुए बोला, क्यों? क्यों मारा? निखिल को क्यों मारा? निखिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आखिर कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ और मार दो मुझे भी। कोई सामने नहीं आया। देव ने निखिल का कटा हुआ सर उठाया और वापस उसके धड़ पर रख दिया। फिर वो निखिल के पलंग पर बैठ गया। देव की आंखें जमीन पर पड़े खून को देख रही थी। तभी देव को लगा कि कोई उसे देख रहा है। देव ने जैसे ही सामने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। काला लिबास पहने हुए एक औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। देव ने उसके चेहरे से नजर हटा ली और घबराते हुए बोला, कौन? कौन हो तुम? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अगले ही पल वो गायब हो गई और देव के ठीक पीछे आकर बैठ गई। देव कुछ समझ पाता उससे पहले उस औरत ने देव की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उछाल दिया और देव वापस पलंग पर ही आकर गिरा। वो औरत अब वहां नहीं थी। देव ने यहां वहां देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। उसकी आवाज कमरे की छत से आई थी। देव ने फौरन ही ऊपर देखा। वो औरत कमरे की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसने देव की आंखों में देखा और उसे डर दिखाई दिया। देव की आंखों में देखकर वो औरत फिर से मुस्कुराने लगी। कौन हो तुम? और मुझसे क्या चाहती हो? और निखिल को क्यों मारा? क्यों मारा निखिल को? देव इस बार गुस्से में बोला। देव का तल्ख लहजा सुनते ही वो औरत देव के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, मरेंगे, सब मरेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तड़पेगा, बस तड़पेगा तू, अपने लोगों के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने प्यार के लिए। सुना तूने? प्यार के लिए। उस औरत ने जो कहा वो सुनकर देव ने फौरन उसकी दाहिनी बाह को देखा, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गई और फिर से देव के पीछे आ गई और कान में धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे देवराज।
8